कल से मैं इनका वीडियो अच्छे से बना दिया करेंगे। देखो ध्यान से, तो हम लोग थोड़ा सा क्या देखते हैं, वाटर साइकिल। वाटर साइकिल, वाटर साइकिल के अंतर्गत क्या होता है? ये यहाँ पर आपको दो सरफेस दिख रहे हैं। ये कौन सी सतह है? ये जलीय सतह है। हाँ, सी भी हो सकता है, जलीय सतह है। और इधर का पार्ट जो होगा ये क्या होगा, इसको आपको साथ साथ बनाना है। ये स्थलीय सतह हो जाएगा, स्थलीय सतह हो जाएगा। जलीय सतह पे आपको पता है अधिक तापमान के चलते, यानी जब इस सतह का तापमान बढ़ता है, साथ के साथ ही बनाना है, अलग से इसमें कुछ भी नोट नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैंने बता दिया कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी में आपने नोट भी किया होगा और समझा भी होगा डिटेल में। जब जलीय सतह का तापमान बढ़ता है तो यहाँ पर क्या स्टार्ट हो जाता है, इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है। वाष्पीकरण से क्या होता है आप मुझे बताइए? वाष्पीकरण से जो वायुमंडलीय आर्द्रता होती है, वायुमंडलीय आर्द्रता होती है, इसमें बढ़ोतरी होती है। वायुमंडलीय आर्द्रता में क्या होता है? बढ़ोतरी। सीधी सी बात है, जल वाष्प जब पहुंचेगी वायुमंडल में तो इससे जो ह्यूमिडिटी होगी उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। जब वायुमंडलीय आर्द्रता में बढ़ोतरी होती है, अच्छा कोई बताएगा कि मतलब ये आर्द्रता के कौन कौन से टाइप होते हैं? तो फिर मैं यहाँ पर नाम लिख दूंगा। आर्द्रता ह्यूमिडिटी पढ़ी है? हाँ, इन्होंने बताया कि एक तो आपकी कौन सी होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, दूसरा कौन सा होता है? और बता कौन से तो होती ना, सही बता। ये रिलेटिव होती सापेक्षिकता। हाँ, ये भी होती है रिलेटिव, मैंने लिख तो दिया। दूसरी बता, एक मैं आपको और बताता हूँ। जैसे एक कौन सी होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होती है, और एक आपने कौन सा बताया, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी होती है। अब आप मुझे ये बताइए कि जब कभी वाष्पीकरण स्टार्ट होगा और वायुमंडलीय आर्द्रता बढ़ेगी तो तीनों में से कौन सी आर्द्रता बढ़ेगी? सापेक्षिक आर्द्रता नहीं, ध्यान रखिएगा। वायुमंडलीय आर्द्रता जब मुख्य रूप से बढ़ती है तो किसी भी क्षेत्र में मुख्य रूप से आप मान के चलिए कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में बढ़ोतरी होती है। विशिष्ट आर्द्रता जो होती है वो वहां की क्या होती है, मुख्य रूप से बढ़ती रहती है। वायुमंडलीय आर्द्रता बढ़ने के बाद एक समय के बाद इसका क्या होता है, संघनन होता है। संघनन से पहले भी कुछ प्रक्रियाएं चल रही होती हैं। संघनन से पहले क्या होता है, जैसे वायुमंडलीय आर्द्रता जब बढ़ती है तो इसके बाद इसके साथ ही वायु का आरोहण भी हो रहा होता है। जो आर्द्र वायु होती है उसका क्या होता है, आरोहण, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ती है। और जब कभी वायु का आरोहण होता है, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ती है, तो इससे वायु के टेम्परेचर में कमी आती है। टेम्परेचर में कमी आने से बताइए इनमें से कौन सी आर्द्रता में बढ़ोतरी होगी? तीन प्रकार की आर्द्रता में से किसमें बढ़ोतरी होगी? एब्सोल्यूट में बढ़ोतरी नहीं होगी, एब्सोल्यूट से यहाँ पर कोई मतलब भी नहीं है। और आपको पता होगा मौसम परिवर्तन में एब्सोल्यूट का ही कोई महत्व नहीं होता है, रिलेटिव का रहेगा। बिल्कुल सही। जैसे जैसे वायु के टेम्परेचर में कमी आती है तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है ये क्या होती है, लगातार बढ़ती चली जाती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसे बढ़ती है, इसका फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि वायुमंडल में उपस्थित जो जलवाष्प की मात्रा होती है उसको आपको डिवाइड करना है वायु के द्वारा जल धारण की क्षमता से, और इनटू आपको 100 कर देना है। तो इससे क्या निकल के आएगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब टेम्परेचर कम होगा तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, वायु के द्वारा जल धारण की क्षमता कम हो जाएगी, तो उससे किसमें बढ़ोतरी होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी में बढ़ोतरी हो जाएगी। और एक समय ऐसा आएगा जहां पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी अपने आप में 100% यानी 100% हो जाएगी। यहीं पर वायु क्या हो जाती है बताइए, यहीं पर वायु संतृप्त हो जाती है। संतृप्त होने का मतलब क्या है, उसकी जितनी भी जल धारण की क्षमता है उसमें ठीक उतनी ही आर्द्रता हो गई है। यहीं पर वायु क्या होगी, वो संतृप्त हो जाएगी। और जहां पर वायु संतृप्त होती है वहीं पर इसका क्या होता है, संघनन होता है। संघनन का मतलब समझिए जल वाष्प जो है वो जल की बूंदों में तब्दील हो जाएगा। बिल्कुल सही आपने बताया। फिर यहाँ पर मुख्य रूप से आपको प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। वर्षण मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वर्षण देखने को मिलेगा। और वर्षण की प्रक्रिया के माध्यम से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से ये जल की बूंदें पुनः आपको पृथ्वी पर आती हुई दिखाई देंगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? जब ये पृथ्वी पर आएंगे तो ये कहाँ पर जाएंगे, कुछ जल आपको नदियों के अंतर्गत या कहाँ पर देखने को मिलेगा, सागर के अंतर्गत देखना। ऐसे आप तालाब समझ सकते हैं,
इसी तरीके से भूमिगत जल के रूप में भी इनका संग्रहण होता है। भूमिगत जल के रूप में इनका संग्रहण होता है। भूमिगत जल का जो कुछ भाग होता है कई बार क्या लगभग सदैव ही वनस्पतियों के द्वारा इनका अवशोषण कर लिया जाता है। फिर वही नदियों, सागर, तालाब से कौन सी प्रक्रिया स्टार्ट होती है? वाष्पीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। भूमिगत जल को दोहन के माध्यम से हम लोग सतह पर लाते हैं, और जो वनस्पतियां होती हैं वो भूमिगत जल को कहाँ पर लाती हैं? अपने अंदर पहले धारित करती हैं, हम लोग पढ़ते हैं। और फिर वनस्पतियों से भी एक प्रक्रिया होती है जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से आपको पता है जो किसी भी वनस्पति की पत्तियां होंगी उनके द्वारा जल के बूंदों को पुनः वायुमंडल में रिलीज कर दिया जाएगा। और इस तरीके से ये प्रक्रिया जो होती है ये लगातार चलती रहती है, जिससे आपको जल केवल दो ही रूपों में देखने को मिलेगा। एक तो कहाँ पर होगा, ये अगर पृथ्वी की सतह है तो एक तो आपको ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा जिसे सतही जल के नाम से जाना जाएगा, और एक कहाँ पर होगा, आपको इसकी आंतरिक परतों में देखने को मिलेगा जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे ग्राउंड वाटर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा नोट भी करवा देता हूँ। क्या लिखा था पहले बताओ? जल संसाधन के स्रोत। नोट करो जरा, जल संसाधन के स्रोत में लिखो। पृथ्वी की सतह पर मुख्यतः जल दो रूपों में पाया जाता है। सतह पर जल मुख्यतः दो रूपों में पाया जाता है। पहला देखो यहाँ पर क्या बताया गया था? सतही जल। अच्छा, लिख लिया था आपने? मुख्य दो स्रोत होते हैं। सतही। चलो अच्छा, सतही में फिर नोट करो, लिख लिया तो बढ़िया बात है। लिखो सतही जल लिखो। यह मुख्यतः सतह के ऊपर विभिन्न रूपों में जैसे ग्लेशियर, नदी है, झील है, झरना है, तालाब है, मतलब ये सब चीजें आपको अपनी तरफ से नोट करना है। विभिन्न रूपों में लिखो, जैसे ग्लेशियर, नदी, तालाब, झील, झरना। लिख लिया? विभिन्न रूपों लिख लिया? झील है, झरना आदि के रूप में मिलता है, आदि के रूप में प्राप्त होता है। दूसरा लिखो भूमिगत जल। आपने जब विश्व का फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो यहाँ पर कई आपने विशिष्ट चीजें भी देखी होगी। जैसे एक शब्द आपने वहां पर पढ़ा होगा, एक्वीफर क्या होता है? आप लोग विचार करिए, मैं आपको पहले नोट करवाता हूँ। लिखो जब भूमिगत जल, हाँ लिखो। सतह से जल चट्टानों से रिश्ते हुए, और चट्टान का मतलब जियोग्राफी की भाषा में केवल कठोर संरचना नहीं होती है, मुलायम संरचनाओं को भी चट्टान के अंतर्गत रिश्ते हुए। लिखो आंतरिक परतों में पहुंच जाता है, जिसे बाद में दोहन के माध्यम से संसाधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। संसाधन के रूप में क्या होता है? इसे हम लोग प्रयुक्त कर सकते हैं। संसाधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। दोहन का मतलब क्या है? आपको अपनी तरफ से अटेम्प्ट करना पड़ेगा, खोद के निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सही। दोहन का मतलब एक तरीके से खोद के निकालना है। दोहन का मतलब यहाँ पर ये होगा। वैसे हम लोग दोहन करते हैं वो तो अलग की चीज है। कई बार क्या होता है, जल अपने आप भी पृथ्वी की सतह पर निकलना शुरू हो जाता है। जैसे आप लोग धोबिया आश्रम गए होंगे, वहां पर भूमिगत जल जो है वो अपने आप ही निकलता हुआ दिखाई देता है। अब अंदर कोई मोटर थोड़ी ना है, या कभी ना। ये ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल है। ये इस प्रकार का पूरे विश्व का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। आप सभी ने एक शब्द पढ़ा होगा, जो वायु के द्वारा काट दिया जाता है, आर्टिजन बेसिन, या हिंदी में इसे हम लोग क्या कहते हैं?
उत्सृत क्या कहा जाता है, उत्सृत कूप के नाम से जाना जाता है या आर्टिजन बेसिन। यहाँ पर एक विशेष प्रकार की संरचना की व्यवस्था देखने को मिलेगी ऑस्ट्रेलिया। ये कौन सा रीजन होगा, कोई बताएगा? ये सर क्वींसलैंड वाला, हाँ, क्वींसलैंड के ऊपर, क्वींसलैंड वाला, क्वींसलैंड। हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक, सही बताया। मतलब ये रीजन कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे पूर्वी भाग है, वहां पर आपको देखने को मिलेगा एक लंबी सी पर्वत की श्रृंखला जिसे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से आपको चलना है पश्चिम की तरफ और उसके बाद उत्तरी भाग में आपको ये संरचना देखने को मिल जाएगी। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में सिंचाई के दो मुख्य स्रोत हैं। दक्षिणी भाग में यहाँ का सबसे बड़ा नदी तंत्र है जो कि मरे डार्लिंग के द्वारा विकसित किया गया है, और उत्तरी भाग में सिंचाई के स्रोत के रूप में क्या देखने को मिलेगा, ये जो आर्टिजन बेसिन है, और यहाँ से भी फ्रेश वाटर ही प्राप्त होता है। भाई ग्राउंड टेबल वाटर है तो फ्रेश वाटर ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर संरचना कुछ ऐसी डेवलप हो गई है। इंटीरियर में जो वाटर होता है वो रिसकर इस तरीके से इन संरचनाओं के अंतर्गत फिल हो जाता है, और फिर यहाँ पर आपको पता है कि प्रेशर इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा रहता है। प्रेशर रहने के कारण धीरे धीरे यहाँ पर घिसावट के माध्यम से एक समय ऐसा आएगा कि बड़े वेग से पानी अपने आप ही ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये वाली संरचना आप देखिए, ऐसे बिल्कुल बना हुआ है, और इस क्षेत्र में प्रेशर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गया। प्रेशर के चलते यहाँ पर वाटर अपने आप ही, मतलब यहाँ पर कोई पंप वगैरह नहीं डाला गया है, अपने आप ही बहुत वेग से ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाता है। और इस संरचना को ही यहाँ पर क्या कहा जाता है, आर्टिजन वेल्स के नाम से जाना जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर उत्सृत कूप लिखा था, कूप का मतलब वही कुआं या वेल होता है जो वहाँ पर लिखा गया है। इस प्रकार की संरचनाएं देखने को मिलेंगी। कहने का मतलब इन्हें दोहन के माध्यम से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, और कई बार ये अपने आप भी पृथ्वी की सतह पर आ जाता है। जैसे अभी मैंने बताया था कि वनस्पतियों के माध्यम से ही भूमिगत का जो भूमिगत जल होता है उसको पृथ्वी की सतह पर लाया जाता है। वो मतलब आपको पता है कि उनमें कुछ विभिन्न प्रकार के ऊतक होते हैं जिन्हें हम लोग जाइलम कहते हैं, और जाइलम के माध्यम से भूमिगत जल का अवशोषण करती हैं, वो वनस्पतियों में आ जाता है, और बाद में पत्तियों के द्वारा उन्हें दोबारा रिलीज कर दिया जाता है वायुमंडल में। उसे क्या कहा जाता है, वाष्पोत्सर्जन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी के अंतर्गत वाटर साइकिल वगैरह पूरा आपका पढ़ा हुआ है। अगली आप बड़ी सी हेडिंग लगा लिखो जरा, भारत में सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकता है क्यों? सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकता भारत के अंतर्गत क्यों होगी? और ये बताने की जरूरत है ही नहीं कि क्यों है, क्योंकि जल एक बहुमूल्य संसाधन है। उससे भी पहले जोड़ दीजिए, भारत एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और जल की यहाँ पर बहुत ज़्यादा भरमार है नहीं, बहुत ही लिमिटेड मात्रा में है। इसीलिए प्लान करके इस प्रकार की परियोजनाओं का विकास करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अन्यथा वाटर को मैनेज नहीं करिएगा तो कुछ क्षेत्र ऐसे होंगे वहाँ पर सूखा ही सूखा मिलेगा, और कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत आपको बहुत बड़े पैमाने पर बाढ़ जैसी समस्याएं देखने को मिलेंगी। तो भारत में सिंचाई परियोजनाओं की आवश्यकता क्यों है, इसके अंतर्गत 5-6 पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। कौन कौन से 5-6 पॉइंट्स होंगे? सबसे पहला पॉइंट क्या है, भारत की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है इससे भी निकल के आता है। क्या है जरा नोट करो। आवश्यकता क्यों, ये आपने हेडिंग लगाई थी कि नहीं लगाई थी? लगा ली थी। पहला पॉइंट नोट करो, लिखो। भारत की लोकेशन आपको पता है मुख्य रूप से कहाँ पर है? भारत के मध्य से एक मुख्य रेखा गुजरती है, और ये मुख्य रेखा आपको कौन सी देखने को मिलेगी? लगभग यहाँ से एक रेखा इस तरीके से गुजरती है। ये रेखा कौन सी होगी? 23.5 डिग्री की नॉर्थ लाइन, यानी कर्क रेखा देखने को मिल जाएगी। कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, इसका मतलब क्या, ये क्या है? कैंसिल करेंगे इसे, नहीं डोंट सेव करेंगे फिर हट जाएगा पूरा। भारत में अगर हम लोग देखें रेखा कौन सी गुजर रही है? कर्क रेखा। इसके दक्षिण की तरफ से रेखा कौन सी जा रही है बताओ? भूमध्य रेखा। और उत्तर की तरफ से आपको कौन सी रेखा देखने को मिलेगी? ये मुख्य रेखा बिल्कुल उत्तरी भाग से कौन सी रेखा जा रही है? आर्कटिक रेखा। भारत का ये वाला जो मुख्य हिस्सा है इसके ऊपर आप फोकस करिए। ये क्षेत्र किसके अंतर्गत आएगा? यही मुख्य कृषि का क्षेत्र भी है। भाई ये क्षेत्र कहाँ पर देखो, उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आएगा, ये तो पता ही होना चाहिए। जैसे 0 डिग्री की रेखा और इधर क्या है? कर्क रेखा, और इधर क्या है? मकर रेखा। इनके बीच का जो क्षेत्र होगा ये क्या होगा? यही आपका उष्ण कटिबंध होगा। उष्ण कटिबंध का मतलब आप समझिए कि बहुत ही गर्मी वाला क्षेत्र उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। तो भारत में जो मुख्य कृषि का क्षेत्र है ये किसके अंतर्गत आएगा? ये उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। नोट करते चलो, लिखो जरा पहला पॉइंट। भारत का मुख्य कृषि क्षेत्र
उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, जिससे इस क्षेत्र का तापमान अधिक रहता है। सामान्यतः भारत को हम लोग गर्मी वाले क्षेत्रों के अंतर्गत रखते हैं। लिखा, उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। क्या लिखा? उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। आगे लिखो, जिससे इस क्षेत्र में तीव्र वाष्पीकरण के चलते सिंचाई परियोजनाओं का प्रबंधन आवश्यक है। सिंचाई परियोजनाओं का प्रबंधन आवश्यक है। एक तो जल कम है और दूसरा गर्म क्षेत्र है, जिससे यहाँ पर वाष्पीकरण की दर आपको क्या देखने को मिलेगी? अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक देखने को मिलेगी। इसीलिए वाटर का मैनेजमेंट करना यहाँ पर बहुत जरूरी है। देखो एक बार वाष्पीकरण के चलते सिंचाई परियोजनाओं का प्रबंधन आवश्यक हो जाता है। सिंचाई परियोजनाओं का प्रबंधन आवश्यक हो जाता है, मतलब इसको मैनेज करना यहाँ पर जरूरी होता है। ये तो पहला मुख्य कारण हो जाएगा। दूसरा मुख्य कारण इसका क्या होगा? लिखो, भारत में मुख्यतः कौन से प्रकार की जलवायु पाई जाती है? मौसमी, हाँ मौसमी भी बोल सकते हो, क्योंकि एक खास मौसम में ही जलवायु आती है। भारत की मुख्य रूप से जलवायु जो है वो कैसी, किस प्रकार की होगी? मानसूनी प्रकार की जलवायु है। और मानसूनी जलवायु आपने बिल्कुल सही बताया था। इसकी विशेषता क्या है? एक तो ये मौसमी है और दूसरी विशेषता क्या होगी? ये एक क्षेत्रीय जलवायु का एग्जाम्पल है, क्योंकि क्षेत्रीय पवनों के द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है। क्या लिखा था आपने? मुख्यतः मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। लिखो, अतः वर्षा किसी खास ऋतु में ही प्राप्त होती है। किसी खास ऋतु में ही प्राप्त होती है। और आगे वही सेंटेंस है कि इसीलिए हम लोगों के लिए क्या जरूरी हो जाता है कि इरिगेशन के सिस्टमों को अच्छे से मैनेज करें। भाई हर समय अगर वर्षा भारत को प्राप्त होती तो इन चीज़ों के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती। वर्षा तो एक खास टाइम पीरियड में ही हम लोगों को प्राप्त होती है। फिर वर्ष के अन्य टाइम पीरियड में क्या करिएगा, तो वहाँ पर जो सिंचाई की परियोजना होगी वही हम लोगों को लाभ पहुँचाएंगी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? तीसरा मुख्य इसका कारण क्या होगा? लिखो जरा, भारत में यहाँ पर मैप में एक चीज़ आप ये देख लीजिए कि जहाँ पर डार्क ब्लू है ये क्षेत्र ऐसे है जहाँ पर वर्षा बड़े पैमाने पर होती है, और जहाँ पर जितना लाइट ब्लू है वहाँ पर उतनी ही कम वर्षा होती है। जैसे सबसे कम वर्षा आपको पता है पश्चिमी राजस्थान का मतलब जो आपका अरावली का नहीं है, थार डेजर्ट का जोधपुर के और पश्चिम की तरफ जाइएगा, और दूसरा लद्दाख का क्षेत्र। ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। तो सबसे कम लाइट ब्लू, सबसे ज़्यादा डार्क कहाँ पर है? मेघालय का पठार देखिए सबसे ज़्यादा वर्षा, और पश्चिमी घाट का क्षेत्र सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो इन्हें बहुत ज़्यादा डार्क करके यहाँ पर दिखाया गया है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि भारत में अगर मानसून में भी वर्षा होती है तो पूरे देश में एक समान रूप से प्राप्त नहीं होती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा प्राप्त हो गई उनका तो काम चल जाएगा, लेकिन जहाँ पर वर्षा प्राप्त नहीं होगी वो लोग क्या करेंगे? उन्हें इसी प्रकार की सिंचाई पद्धतियों का विकास करना जरूरी होगा। नोट करो जरा, लिखो भारत में वर्षा का असमान वितरण तथा अनियमितता। एक चीज और है, अनियमितता का भी पॉइंट है। कई बार तो किसी क्षेत्र में वर्षा अच्छी होगी और कई बार हो सकता है कि जिस क्षेत्र में पिछली बार वर्षा हुई थी वहां पर इस बार वर्षा ना हो पाए। ये भी एक फैक्ट है। भारत में वर्षा की असमान वितरण तथा अनियमितता के चलते इस प्रकार के संसाधनों, इस प्रकार की व्यवस्थाओं का प्रबंधन आवश्यक है। किस प्रकार की व्यवस्था का? जो सिंचाई से संबंधित है। इस प्रकार की व्यवस्थाओं का प्रबंधन क्या है? आवश्यक है। आगे लिखो जरा, इसमें मैं तो नहीं करूँगा, चलो अच्छा नोट करो, कुछ अन्य पॉइंट्स भी नोट करो। लिखो जरा, कई क्षेत्रों में ऐसी मिट्टियां पाई जाती हैं जिनके लिए
अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता हो, तो ऐसे क्षेत्रों में भी आपको क्या करना पड़ेगा, सिंचाई पद्धतियों का बड़े पैमाने पर विकास करना होगा। जैसे किसी क्षेत्र में रेतीली मिट्टी है और वहां पर जनसंख्या भी आपको ठीक ठाक मिले, तो ऐसे क्षेत्र में आप क्या चाहेंगे कि यहाँ पर कृषि कार्य में बढ़ोतरी हो, और इसके लिए क्या करना होगा, सिंचाई की पद्धतियों का विकास करना होगा। दूसरा आप लिखो, कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनके उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता हो। सब रिपीट कर दीजिए। कुछ ऐसी फसलें होती हैं जिनके उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। नोट कर लिया। तो ये यहाँ पर आपने क्या देखा कि भारत में इस प्रकार की पद्धतियों की आवश्यकता हम लोगों को क्यों पड़ी है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब अगली चीज आप देखो, भारत में सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण, ये इंपॉर्टेंट है और आगे का जो भी डिस्कशन होगा वो केवल इसी एक पॉइंट के ऊपर होगा। अगली बड़ी सेटिंग लगाइए, भारत में सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण। भारत में सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण, सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण लिखो ना, सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण लिखो। इन सिंचाई परियोजनाओं को कुल 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 3 भागों के अंतर्गत इसे हम लोग वर्गीकृत करते हैं। 3 भागों के अंतर्गत इसे वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहला पार्ट इसका क्या होगा, पहला भाग लिखो। नहीं, नहर नहीं होगा, नहीं वो नहीं, ऐसे तो फिर बहुत हो जाएंगे। लिखो बृहद सिंचाई परियोजनाएं। दूसरा इसके अंतर्गत आप लिखिएगा मध्यम सिंचाई परियोजना, और तीसरा नोट करना है लघु सिंचाई परियोजना। लघु है लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा इसी का यूज किया जाता है। लघु सिंचाई परियोजनाओं का ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ये 1 2 3 आपने नोट कर लिया, 1 2 3 पहले के नीचे, ऐसे ही आप नीचे 2 2 3 3 पॉइंट इसमें नोट कर लीजिए। बृहद सिंचाई के अंतर्गत पहला आप नोट करोगे, लिखो इसके अंतर्गत लिखो 10,000 या अधिक हेक्टेयर सिंचित क्षेत्रफल से जुड़ी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। जैसे बड़ी नहर परियोजनाएं, और दूसरा लिखो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। बड़ी नहरें इसके अंतर्गत आएंगी, और दूसरा यहाँ पर क्या होगा, जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हो जाएंगे। दूसरे के अंतर्गत नोट करिए जरा, दूसरा। मध्यम के अंतर्गत क्या है, देखो इसके अंतर्गत 2000 से लेकर 10,000 हेक्टेयर के मध्य लिखिएगा, इनके बीच, क्योंकि 10,000 की लिमिट जो है उसे हम लोग बृहद के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसके अंतर्गत 2000 से लेकर कहाँ तक, तो 10,000 हेक्टेयर के मध्य तक सिंचित
क्षेत्रफल, सिंचित क्षेत्रफल, आगे वाला सेंटेंस वही है जो उसमें नोट किया था आपने। सिंचित क्षेत्रफल से जुड़ी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है, से जुड़ी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। यहाँ पर हम लोग किसे शामिल करते हैं, एक ही चीज़ आपको नोट करनी है, देखो छोटी नहर परियोजनाएं, छोटी नहर परियोजनाएं, छोटी नहर परियोजनाओं को यहाँ पर शामिल किया जाता है। तीसरा देखो कौन सा होगा, लघु सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई में क्या लिखना है आप सभी को पता चल गया, वो रेंज के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पर सिंचित क्षेत्रफल कितना रहेगा, 2000 हेक्टेयर से जो कम होगा, देखो 2000 हेक्टेयर से कम, हेक्टेयर से कम कम सिंचित क्षेत्रफल, सिंचित क्षेत्रफल, सिंचित क्षेत्रफल से जुड़ी 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 परियोजनाएं, परियोजनाएं। पहला आपका रहेगा 10,000 या उससे अधिक, दूसरे में 2000 से 10,000 के बीच में, और 2000 हेक्टेयर से जो कम रहेगा वो आपका कहाँ पर आ जाएगा, वो लघु के अंतर्गत आ जाएगा। यही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण भी है। सबसे पहला इसके अंतर्गत आपको क्या लिखना है, लिखो जरा, लिखो कुआं, कुआं तथा नलकूप, कुआं तथा नलकूप। यूपी के संदर्भ में आपको पता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे प्रमुख स्रोत कौन सा होगा, ये हो जाएगा। हालांकि नहरों में भी उत्तर प्रदेश जो है वो सिंचाई में नंबर 1 पे है। दूसरा इसके अंदर ये कुआं नलकूप नोट कर लिया। अगला लिखो जरा, सॉरी लिखो तालाब, तालाब। तीसरा आप लिखो जरा, एक सिस्टम होता है उसे हम लोग ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, टपक, टपक। हाँ लिखो टपक सिंचाई पद्धति, टपक लिखेगा, ड्रिप मतलब आप लिख लो इसे, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, टपक सिंचाई। ऐसे ही एक आपका होता है स्प्रिंकलर सिस्टम, वो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्रिंकलर को फुहार जैसा निकलता है, फुहारी लिखे दे रहा है, देखो फुहार सिंचाई पद्धति, फुहार स्प्रिंकलर सिस्टम। और एक आप और लिख लो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेन गन, हिंदी में पता नहीं क्या कहेंगे, रेन गन। रेन गन एक बंदूक टाइप की है, राइफल टाइप की, और उसकी संरचना जो होती है वो बिल्कुल ट्राइपॉड टाइप की होती है। अगर आपने देखा छोटे छोटे खेत जो होते हैं उसमें इसी का प्रयोग किया जाता है। वैसे आपको पता है जो टपक है, फुहार है और ये रेन गन है, ये तीनों एक ही प्रकार के सिस्टम हो गए। फुहार वाले 2 हैं, रेन गन में भी फुहार होती हैं। अगर फील्ड का साइज बहुत बड़ा होता है तो हम लोग इसका प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कई नोजल वाले सिस्टम दूर दूर हम लोग लगा देते हैं। अगर खेत छोटा है तो उसमें एक ही बड़ी सी गन टाइप की लगा देते हैं और उसी को बीच में लगाए और इधर उधर ऐसे घुमाते चले जा रहे हैं, तो भी आपकी खेत की सिंचाई हो जाती है। ये तो इनफैक्ट आप देखिएगा तो आपको सस्ता मिल भी जाएगा, आप अपने यहाँ लगा भी सकते हैं। मुझे लग रहा है 8-10 हज़ार रुपये का सिस्टम आता है ये वाला, रेन गन वाला। लेकिन अपने यहाँ मतलब खेत इतने भी छोटे नहीं कि ये गन लिए बैठे हो, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। चलो अगली एक छोटी सी हेडिंग जो है वो यहीं से निकल के आएगी, लिखो सिंचाई के प्रमुख साधन, सिंचाई के प्रमुख साधन, सिंचाई के प्रमुख साधन। सिंचाई के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं, ये अभी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिले थे। कहाँ पर, जहाँ हम लोगों ने देखा था कि सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण भारत में किस प्रकार से किया जाता है। इन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आपको कोई ना कोई साधन दिख रहा होगा, भाई सब में क्या है, कोई ना कोई साधन ही देखने को मिलेगा। तो इन साधनों को आपको यहाँ पर नोट करना है। वो स्लाइड कहाँ चली गई, हाँ, सिंचाई के साधन कौन कौन से होंगे। अच्छा लैंग्वेज में नोट करो आप थोड़ा सा, लिखो भारत में प्रमुख सिंचाई के साधन, प्रमुख सिंचाई के साधन, प्रमुख सिंचाई के साधन इस प्रकार है। और यही आपका टॉपिक भी है और इसे आपको एक एक करके देखना है सिंचाई के साधनों को। जिसमें सबसे प्रमुख साधन कौन सा होगा आप मुझे बताइए। कुआं और नलकूप एक ही कैटेगरी है, देखो कुआं प्लस नलकूप। नलकूप भारत में जो टोटल सिंचाई होती है इसका लगभग 62% के आसपास है सर, 62% के लगभग लिखो सिंचाई इसी से होती है।
62% के आसपास। इसके प्रयोग में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ये सब अभी मत लिखो, वो बाद में हम लोग देखेंगे। दूसरा आप लिखो, दूसरे नंबर पर यहाँ पर क्या आता है, लिखो नहर। नहर सेकेंड प्लेस पर आता है। भारत में जो टोटल सिंचाई होती है उसका लगभग कितना होगा, 25% के आसपास होगा। अभी देख लेंगे, वो स्लाइड में फैक्ट पूरा लिखा हुआ है, जितना होगा वहां से देख लेंगे। ऐसे ही आप नोट कर लो। सेकेंड नंबर पर आपको क्या पढ़ना है, नहर से संबंधित। तीसरा आप लिखो तालाब। तालाब भी काफी महत्वपूर्ण है। तालाब, तालाब का प्रयोग मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत में ही होता है और तमिलनाडु से आपको पता है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। हाँ, इसमें लिखो 3% के आसपास। 3% से कमी है, 2.97% ऐसे कुछ है। आप लगभग 3% यहाँ पर लिखो और लास्ट में आप लिखो अन्य। अन्य अन्य लिख लो। अन्य में आपके कौन कौन से एग्जाम्पल रहेंगे, जो बिल्कुल लास्ट में लिखे थे। कहाँ पर थे, हाँ, ये सब यहाँ पर टपक है, फुहार है, रेनगन, और जो भी चीज़ें छूट गई वो सब इसके अंतर्गत रखिएगा। तो अन्य की कैटेगरी आपको यहाँ पर रखना है। मुख्य रूप से इन सब के ऊपर फोकस करना है। हालांकि अन्य वाले पर भी 2-3 चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो इसमें कैसे आपको पढ़ना है, जैसे कुआं और नलकूप के संदर्भ में आप लोगों को पढ़ना है, और इस पद्धति का प्रयोग करने से जो भी गुणदोष होंगे उन्हें भी इसके साथ ही कंप्लीट करना है। मतलब जितनी भी सिंचाई पद्धतियां हैं उन्हें तो हम लोग पढ़ेंगे ही, उनकी विशेषताएं क्या है, कौन से क्षेत्र में उनका प्रयोग किया जाता है, फिर उनके गुण मतलब उनके लाभ क्या प्राप्त होते हैं, और इनसे जुड़ी हुई समस्याएं कौन कौन सी हैं, इनको भी एक ही साथ देखना है। पहला हेडिंग आप ये लगाइए, कुआं नलकूप। इस पर हाँ, पहला भारत में सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो पहली चीज है वो आपका क्या रहेगा, कुआं तथा नलकूप। आप हेडिंग लगा कुआं तथा नलकूप, कुआं तथा नलकूप। अब इसके बारे में नोट करना शुरू करो। इसमें सर 90% होगा है जो डेटा आदमी पर चला जाएगा ना। अन्य में जो भी है उसे आप अन्य में रखिएगा, वो मैंने वहाँ पर लिखा नहीं। अन्य का लगभग 11% के आसपास है, और ये मैंने पूरा नहीं लिखा, मतलब राउंडेड ऑफ फिगर के हिसाब से लिख दिया है। तो 1% के आसपास बाद में आपको गैप भी देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर मैंने एग्जैक्ट लिख दिया, इसे आप देख सकते हो। लिखो जरा कुआं तथा नलकूप हेडिंग लगाने के बाद लिखो भारत में कुल सिंचित भूमि का लगभग 61.58% भाग, भूमि का 61.58% भाग लिखो कुओं तथा नलकूपों के द्वारा सिंचित है। कुओं तथा नलकूपों के द्वारा सिंचित है, नलकूपों के द्वारा सिंचित है। आगे लिखो जरा, सिंचित है। सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आएंगे आप सभी को पता है। यहाँ पर मुख्य रूप से क्षेत्र कौन से आएंगे, जो उत्तर भारत के क्षेत्र हैं, और दक्षिण भारत के क्षेत्र मुख्य रूप से यहाँ पर क्यों शामिल नहीं होते हैं वो भी आप सभी को पता होगा। ये उनकी भौगोलिक संरचना में ही निहित है। बिल्कुल सही आपने बताया। उत्तर भारत के क्षेत्र यहाँ पर हाँ, उत्तर भारत के क्षेत्र मुख्य रूप से यहाँ पर शामिल हैं। अगर दक्षिण भारत के क्षेत्रों की बातचीत की जाए तो कुछ मात्रा में यहाँ पर आप शामिल कर सकते हैं किसे, आंध्र प्रदेश में आपको इस प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं मिल जाएंगी, कर्नाटक के अंतर्गत और तमिलनाडु के अंतर्गत यहाँ पर, लेकिन कम मात्रा में। हाँ, मुख्य क्षेत्र आपको कौन सा देखना है, उत्तर भारत। उत्तर भारत के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल होंगे, जैसे लिखो जरा राजस्थान, एक तरफ से देखना है तभी आप सही से बता भी पाइएगा। जैसे राजस्थान में भी आपको पता है नलकूप वगैरह का विकास हुआ है। राजस्थान के अलावा क्या हो रहेगा, इससे जुड़ा हुआ गुजरात का क्षेत्र हो जाएगा। इससे जुड़ा हुआ कौन सा क्षेत्र, लिखो महाराष्ट्र का क्षेत्र है। इसके अलावा नोट करिएगा हरियाणा का क्षेत्र, पंजाब का क्षेत्र, आप सही से लिखते रहिएगा, पंजाब का क्षेत्र। दूसरा मुख्य क्षेत्र आपको उत्तर प्रदेश का क्षेत्र नोट करना है। उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार का क्षेत्र। और क्या आपके हिसाब से वो कहाँ पर आएगा, हद करें। अरे उत्तर भारत के कुछ एग्जाम्पल अपनी तरफ से लिख लो, मतलब एक पूरा रीजन है ये।
नोट कर लिया आपने। सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र आ जाएगा? उत्तर भारत का क्षेत्र आ जाएगा। अगली हेडिंग आप लगाओ, कुआं एवं नलकूप के प्रयोग के लाभ। इसके लाभ क्या प्राप्त होते हैं? कुआं एवं नलकूप के प्रयोग के लाभ, लाभ क्या प्राप्त होते हैं? जी कौन घर पे हैं? अच्छा अच्छा, तो अभी बताओ। 294184 एक और 216120। क्या लिखा था आपने? कि लाभ। इसके कौन कौन से लाभ हैं? पहला लाभ इसका आप नोट करिए, देखो सामान्य किसान भी वहनीय दरों पर, मतलब अफोर्डेबल तरीके से वहनीय दरों पर इसका लाभ उठा सकता है। अगला लिखो जरा, इसका लाभ उठा सकता है। इसका कारण आप सभी को पता है, क्योंकि इसका प्रयोग करने के लिए कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं होता है, और स्टार्टिंग में जब आप इसे इंस्टॉल करिएगा तब भी बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। भाई ये तो बिल्कुल सामान्य चीज़ है, और मुझे लग रहा है सबके खेतों में इस प्रकार का सिस्टम लगा ही होगा, मतलब गाँव में तो हर जगह लगा ही रहता है। हाँ क्या लगा? दूसरा लिखो जरा, वहनीय दरों पर। दूसरा जरा लिखो, इससे सिंचाई करने पर मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तथा भूमि ऊसर होने से बच जाती है। कई ऐसी सिंचाई की पद्धतियां हैं, अगर उनका प्रयोग लंबे समय तक और बड़े पैमाने पर करिएगा तो भूमि को ऊसर भी कर देते हैं। और इसका कारण क्या होगा? इसका मुख्य कारण ये होता है क्योंकि आपको पता है कि जो जल होता है उसमें भी लवण की मात्रा पाई जाती है। अगर खेत में ऊपरी वाली लेयर में लवण बड़े पैमाने पर और लंबे समय तक इकट्ठा होते रहते हैं तो फिर भूमि आपकी ऊसर भी हो सकती है, और ये समस्या नहरों के साथ बड़े पैमाने पर होती है। अगर उसका प्रयोग सही से आप नहीं करिएगा तो इस प्रकार की समस्या को जन्म देती है। तो क्या लिखा था आपने? भूमि जो होती है वो ऊसर होने से बच जाती है। लिखो क्योंकि लवण भूमि की ऊपरी परतों में एकत्रित नहीं हो पाते हैं। आगे लिखो, जल का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। छूट गया आपका? नहीं सर, उसमें ही नहीं, अगला पॉइंट है, जल का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जा सकता है। जितनी आपको जरूरत है ठीक उतना ही जल आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, क्योंकि पूरी कंट्रोलिंग आपके हिसाब में ही रहती है। नहर में तो मतलब और भी समस्याएं कई बार रहती हैं, और मैंने अपने आसपास के खेतों में जैसे गांव वगैरह में देखा है, उसमें सिस्टम ये होता है कि नंबर लगता है। जिन लोगों को नहर वाला सिस्टम पता होगा, अब किसी का जैसे रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे उसका नंबर का मतलब ये कि अभी वो पड़ोसी लगा रहा, फिर उसके बाद अपने खेत में पानी को आप डाइवर्ट कर पाइएगा। आप फावड़ा लेके गए, पानी अपने खेत में काट दिया, अब बढ़िया पाला पड़ रहा है तो रात में खेत में तो बैठोगे नहीं, काट के आदमी घर अपना चला आता है, और सुबह जाइएगा तो 3-4 खेत आगे तक के भरे मिलते हैं ऊपर। मतलब ऐसी समस्या वहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। जल की वहाँ पर बर्बादी बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। उसके लाभ भी है लेकिन वो बाद में देखेंगे। इसके उपयोग से क्या होती है? जल का प्रयोग हम लोग आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। आगे देखो, जिससे जल की बर्बादी नहीं होती है।
बर्बादी नहीं होती है। अगली है इसकी समस्याएं कौन कौन सी हैं। समस्याएं कौन कौन सी हैं। समस्याओं में पहला आप नोट करो। समस्याओं में पहली समस्या क्या है, लिखिएगा जरा। देखो इसके माध्यम से एक सीमित क्षेत्र तक ही, मतलब नलकूप या कुओं में ये समस्या रहती है कि ऐसा नहीं पानी को जहां तक आप चाहें वहां तक ले जा सकते हैं। आज के टाइम में हालांकि ये पाइप का सिस्टम जब से चला है तो पानी को कुछ आगे तक पहुंचाया जा सकता है। पहले ऐसा नहीं होता था कि नाला बना के बहुत लंबे समय तक बहुत दूरी तक आप ले जाते, लेकिन पाइप की भी अपनी लिमिट है। ऐसा तो है नहीं कि नहर टाइप का हजारों किलोमीटर तक पानी लिए जाइएगा। बहुत ज़्यादा 5 से 7 खेत मतलब ऐसे तो ले जाते होंगे, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो क्या लिखा था आपने? अच्छा 1 किलोमीटर हो सकता है। वो ब्लैक वाले जो पोस्ट मतलब हाँ वो समझ गए, जो क्लैंप से लगा के कसेगा वो, मतलब पाइप भी बहुत कॉस्टली आता है। देसी वाली पाइप में तो डाल दिया तब तक ऊपर ट्रैक्टर जा रहा, पता चला ये जा रहा वो जा रहा, फाड़ फूड़ सब इधर कर दिया, फट भी जाता। चलो अच्छा, वो वैसे भी धीरे धीरे सड़ ही जाता है, मतलब अपने आप ही फटना। लिखो जरा, क्या लिखा था? सीमित क्षेत्र तक ही, इसके माध्यम से सीमित क्षेत्र तक ही लिखो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है। अगली समस्या तो बहुत बड़ी है। हरित क्रांति के बाद आपने पंजाब में तो बहुत बड़े पैमाने पर देखा होगा कि उपलब्ध करवाई जा सकती है। अपने आप सेंटेंस पूरा कर दिएगा। लिखो अत्यधिक जल के दोहन से, मतलब इस प्रकार के बड़े बड़े ट्यूबवेल कहीं पर अगर बहुत ज़्यादा लगा के और लंबे समय तक सिंचाई की जाए, अत्यधिक जल के दोहन से, अगला पॉइंट है अत्यधिक जल के दोहन से लिखो लंबे समय के उपरांत इस क्षेत्र का भूमिगत जल का स्तर, और एक ही बार में आपको नोट करना है क्योंकि सेंटेंस जो है गड़बड़ हो जाएगा। दोहन से लंबे समय के उपरांत ऐसे क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर में कमी आती है। भूमिगत जल स्तर में क्या होती है? कमी आती है। ये भी इसकी एक बड़ी समस्या है। अगला जरा नोट करो, लिखो जिन क्षेत्रों में यहाँ पर कुआं लिखा गया है, लेकिन आप जानते हैं कि कुएं का प्रयोग तो वर्तमान में बहुत ही सीमित है। मतलब छोटे मोटे जगह पर भले, मतलब कुछ छोटा सा खेत का टुकड़ा वहाँ पर भले कर लिया गया। ये भी लगभग 10-15 वर्ष से सिस्टम मैंने कुएं वाला नहीं देखा। पहले वो होता था, मतलब रहट टाइप का कुछ बना के फिर 2 लोग खड़े होकर पानी वहाँ से निकाल के डालते थे। लेकिन आज की डेट में तो हाँ वो वाला सिस्टम, आज की डेट में तो ये कुएं वाला पूरी तरीके से गायब हो गया है। अब मुख्य रूप से नलकूप वाला है, तो इसके साथ एक समस्या और जुड़ी हुई है। लिखो जिन क्षेत्रों में विद्युत या ऊर्जा के संसाधन उपलब्ध नहीं है, वहां इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऊर्जा के संसाधन का मतलब डीजल वगैरह, हालांकि वो भी सिस्टम कमी हो गया है। वर्तमान में नलकूप जो है मुख्य रूप से किस पर चलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी पर। और यहाँ पर नलकूप का मतलब केवल आपके खेत वाले नलकूप नहीं है, जो मतलब प्राइवेट हम लोग लगाते हैं। जो सरकारी नलकूप है वो भी यहाँ पर आपको शामिल करना है, और उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी होना बहुत जरूरी है। कई ऐसे क्षेत्र है जहाँ आज भी हो सकता है इस प्रकार की व्यवस्थाएं ना हो, या विद्युत पहुँच रही तो बहुत ही कम मात्रा में पहुँच रही, मतलब पूरे 24 घंटे उपलब्धता है ही नहीं। आगे जरा नोट करो, इसमें समस्या क्या है। लिखो प्रायद्वीपीय क्षेत्रों हाँ अगला पॉइंट लिखो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में इसका निर्माण अत्यधिक कठिन है। जो अपना प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र होगा? हाँ बिल्कुल सही आपने बताया, ये तो पहले हम लोग देख चुके हैं। जो प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है,
यहाँ पर इस प्रकार से कुएं या नलकूप का निर्माण करना ही बहुत कठिन है। और उसका मुख्य कारण क्या होगा, यहाँ पर चट्टानी संरचना बहुत ही कठोर पाई जाती है, तो उसमें होल बनाना या खुदाई करना बहुत ही कठिन कार्य होता है। ये आपका कौन सा कंप्लीट हुआ, नलकूप वाला हो गया। दूसरा आप लगाइए नहर, नहर कैनाल। दूसरा कौन सा रहेगा, नहर या कैनाल। पहला पॉइंट बिल्कुल सेम है। तो नलकूप का परसेंटेज आपने कितना देखा था, लगभग 62% के आसपास भारत में सिंचित क्षेत्र जो होगा वो किससे सींचा जाता है। अच्छा, उसमें एक पॉइंट और आप बढ़ा लीजिए, यहाँ पर इसमें एक पॉइंट और बढ़ा लीजिए जो पूछा भी जा चुका, मैंने पहले ही आपको बोल के बताया था। लेकिन कुओं तथा नलकूपों का सर्वाधिक प्रयोग, ये हालांकि मैंने पहले बोल दिया था, कुओं तथा नलकूपों का सर्वाधिक प्रयोग लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाता है। इस साधन का सबसे ज्यादा प्रयोग हम लोग कहाँ पर करते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत करते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत किया जाता है। अगला पॉइंट आपको नोट करना, अगली हेडिंग लगाइए नहर। नहर जो है इसके बारे में देखिए, लिखिए भारत के कुल सिंचित क्षेत्रफल का, भारत के कुल सिंचित क्षेत्रफल का लगभग 24.54% भूमि का क्षेत्रफल का लगभग 24.54% भाग नहरों के द्वारा सिंचित है, नहरों के द्वारा सिंचित है, नहरों के द्वारा सिंचित है, नहरों के द्वारा सिंचित है। नोट कर लिया, नहरों के द्वारा सिंचित है। लेकिन इसका भी सर्वाधिक प्रयोग, इसका भी सर्वाधिक प्रयोग लेकिन उत्तर भारत के क्षेत्रों में ही है। हालांकि नहरें दक्षिण भारत में भी आपको देखने को मिलेंगी। इसका भी सर्वाधिक प्रयोग मुख्यतः उत्तर भारत के क्षेत्रों में ही है, उत्तर भारत के क्षेत्रों में ही है। और इसका भी एक मुख्य कारण क्या होगा, जो इससे पहले हम लोगों ने देखा था कुएं और नलकूप में लास्ट वाला पॉइंट कौन था कि प्रायद्वीपीय संरचना अत्यंत कठोर है। और कठोर कैसे होगी, वो ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है, मतलब बेसाल्ट चट्टानी संरचना है। तो दक्षिण भारत में इस प्रकार से खोदकर बड़े पैमाने पर नहर आप बना ही नहीं सकते हैं, इसीलिए वहां पर देखिएगा कि सोर्स कुछ अन्य बनेगा। तो क्या लिखा था, मुख्य क्षेत्र कौन सा होगा, उत्तर भारत का ही क्षेत्र होगा। और उत्तर भारत के क्षेत्र कौन से होंगे, जो अभी हम लोगों ने नोट किए थे। आगे अच्छा, ये वाला मैंने आपको क्या बताया है कि इसकी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, इसमें 25-30 नाम होंगे जिन्हें आपको घर पे तैयार करने हैं कि भारत में मुख्य नहरें कौन कौन सी होंगी। कुछ नहरें तो आपने पढ़ी भी होगी, जैसे एक नहर तो आपके पड़ोस से ही गुजरती है, ये शारदा नहर है, उत्तर प्रदेश में जो अपनी मुख्य नहर है। और ये उत्तराखंड के क्षेत्र से निकल के आती है, नैनीताल के आसपास से। और परियोजना उत्तर प्रदेश में जैसे आपने कौन सी पढ़ी होगी, बुलंदशहर के आसपास जैसे आपने नरौरा से एक नहर निकलती है, निचली गंगा परियोजना, लोअर गंगा परियोजना के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, ये परियोजना। उसके उत्तर की तरफ जाइएगा तो एक उत्तरी गंगा परियोजना, ये ऊपरी गंगा परियोजना भी आती है, या जैसे टिहरी से। हाँ, और एक परियोजना जो सबसे प्रसिद्ध है वो और उत्तर की तरफ बढ़िया राजस्थान के क्षेत्र में, जो कि निकाली गई है हरिके बैराज से। और वो आपकी कौन सी होगी, अरे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, यही भारत की सबसे प्रमुख नहर परियोजना भी है, बिल्कुल सही बताया। तो इनकी संपूर्ण लिस्ट और उनकी डिटेल आपको मिल जाएगी। अब देखो नहर परियोजना के प्रयोग के लाभ, इसके लाभ कौन कौन से, फटाफट आप नोट कर लो, इसके लाभ कौन कौन से। नहर से अगर सिंचाई की जाएगी तो इसका मुख्य लाभ क्या प्राप्त होगा, लिखो पहला, लिखो नहरों के द्वारा ये सबसे बड़ा लाभ है। नहरों के द्वारा वहनीय दरों पर इनकी सिंचाई की लागत बहुत कम होती है, आपको पता, वहनीय दरों पर। लिखो वर्ष भर, और सबसे बड़ी विशेषता यही होती है, वर्ष भर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध रहती है, वर्ष भर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध रहती है। और वर्ष भर क्यों रहती है वो आप सभी को पता है, क्योंकि ये जो नहरें ये किसी न किसी बड़ी नदी से ही निकाली गई है। नदी कैसी होती है, जिसमें वर्ष भर बड़े पैमाने पर पानी देखने को मिलेगा। यानी नहरों में देखिएगा, हालांकि कई बार नहरें सूखी भी देखी होगी, लेकिन वो आप समझिए कि कृषि का ऑफ सीजन होता है, जब सिंचाई की आवश्यकता होगी, गवर्नमेंट को रियलाइज होता है, तो अपनी तरफ से ही नहर में पानी दे दिया जाता है। उसके लिए आपको निश्चित रहना है। तो पहला लाभ क्या होगा, कम कीमत पर और वर्ष भर यहाँ से सिंचाई की सुविधा हम लोगों को प्राप्त होती है।
दूसरा पॉइंट इसके अंतर्गत नोट करो, लिखो जरा, लिखो। नहरों के अंतर्गत, नहरों के अंतर्गत, नहरों के अंतर्गत ये भी काफी महत्वपूर्ण है। नहरों के अंतर्गत मुख्यतः नदियों का जल, नदियों का जल आता है, मुख्य रूप से नदियों का जल आता है, जिससे 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 नदी के द्वारा, जिससे नदी के द्वारा लाए गए अवसाद खेतों तक पहुंच जाते हैं। अवसाद नदियों के द्वारा जो लाए जाते हैं वो कहाँ पहुंचते हैं? नदियों में, और नदियों से कहाँ पर पहुंचते हैं? हमारे खेतों में पहुंचते हैं। लिखो, जिससे जिससे भूमि की उर्वरता में वृद्धि होती है, जिससे भूमि की उर्वरता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। जिससे भूमि में, मैंने आपको ये बताया कि भाई नदियों का जो जल होता है वो नहरों में आता है, और उसके साथ जो नदियों के द्वारा अवसाद लाए जाते हैं वो भी नहरों में पहुंच जाते हैं, और ये नहरों के माध्यम से हमारे खेत में भी पहुंच जाते हैं, जिससे खेत में आप समझिए कि नवीन जलोढ़ का निक्षेपण हो जाता है, और नवीन जलोढ़ हमारे लिए क्या होती है? बहुत ही उर्वर होती है। तो भूमि की उर्वरता भी इनसे एक तरीके से बढ़ जाती है। दूसरा पॉइंट अगला नोट करो, जो भी मतलब पॉइंट नंबर हो, लिखो जरा। इसके माध्यम से अत्यधिक दूरी पर स्थित खेतों में भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है। पहले आपने देखा होगा एक बड़ी नहर आती है, फिर उससे एक क्षेत्रीय बड़ा नाला होता है, उस नाले से और छोटे छोटे नाले निकाले जाते हैं, और पूरे के पूरे रीजन में आपको नालों का एक तंत्र देखने को मिल जाएगा जहां पर भी नहर गुजरती है। आपने ये लिखा कि इसके माध्यम से अत्यधिक दूरी पर अवस्थित खेतों में भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जा सकती है। एक लाभ इसका ये भी है। अगला लिखो जरा, इनका रख रखाव बहुत कम होता है। नहर में कहीं 15, 20, 25 वर्ष के बाद सफाई करने की आवश्यकता होती है। इनका रख रखाव बहुत कम होता है। ऐसा नहीं कि ये पेच खराब हो गया, वो मिस्त्री बोला ये करो वो करो, ये सब इसमें कुछ करने का झंझट नहीं है। एक बार खोदा गया तो लंबे समय तक काम देती है। कभी कभार इनकी सफाई करने की आवश्यकता होती है। और एक लाभ ये भी होता है, लेकिन कई क्षेत्रों में इन पर जल विद्युत परियोजनाओं का विकास भी किया जा सकता है। जल विद्युत परियोजनाएं भी आप विकसित कर सकते हैं, क्योंकि बहता हुआ जल है तो गतिज ऊर्जा तो है ही, तो ये भी एक काम आप कर सकते हैं। कई क्षेत्रों में जल विद्युत परियोजनाओं का विकास किया जा सकता है, अब इसकी समस्याएं कौन कौन सी हैं? एक क्या 2-3 समस्या तो ऐसी जो इंदिरा गांधी नहर से ही निकल के आई। लिखो जरा, समस्याएं। पहली लिखो, नहर प्रवाहित होने वाले क्षेत्रों में वाटर लॉगिंग को हम लोग क्या कहेंगे? वाटर लॉगिंग क्या होता है? मतलब जल भराव ना। ये शब्द बढ़िया नहीं, लेकिन कुछ भौगोलिक शब्द बताओ सर। नहर प्रभावित वाले क्षेत्रों में लिखो, जल भराव लिखो। नहर प्रवाहित होने वाले क्षेत्रों में, जैसे जहां से नहर गुजर के जा रही है, तो इसमें कई बार आपने ये देखा होगा कि जो इससे बिल्कुल सटे हुए खेत होंगे, जैसे ये वाले खेत हैं, यहाँ पर आपको पूरे वर्ष भर नमी देखने को मिलेगी। ऐसा कभी आपने देखा? ऐसा तो खूब देखा होगा। तो इसे यहाँ पर हम लोग वाटर लॉगिंग बोल रहे हैं। अब जल भराव इसे बोलना सही नहीं, क्योंकि जल भरता नहीं है बल्कि वो रिसके आता है, उससे वहाँ पर नमी बनी रहती है। तो सेंटेंस सही कर लो, ये जल भराव बढ़िया नहीं लग रहा मुझे। क्या लिखा था? नहर प्रवाहित क्षेत्रों में लिखो, जल के रिसने से, सेंटेंस थोड़ा लंबा करके लिखो, जल के रिसने से लिखो, आसपास के क्षेत्रों में अत्यधिक नमी बनी रहती है। अत्यधिक का मतलब उसकी आवश्यकता नहीं, फिर भी बनी रहती है, अत्यधिक नमी बनी रहती है। आगे लिखो, जिससे फसलें नष्ट हो जाती हैं,
अब कोई अपने खेत में मैंग्रोव वाली वनस्पति तो बोएगा नहीं कि हर समय उसमें जल में डूबा रहे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिससे फसलें नष्ट हो जाती हैं। तथा 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 लिखो, तथा मच्छर डायरेक्ट लिखो। तथा मच्छरों आदि, मतलब और भी कीट हो सकते हैं, मच्छरों आदि के पनपने से डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां बढ़ती हैं। डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां पनपती हैं। अगली समस्या, ये बहुत बड़ी समस्या है, पंजाब उत्तर प्रदेश खासकर। लिखो, नहरों के जल से अत्यधिक मात्रा में सिंचाई करने से वो अभी आपको पॉइंट नहीं बताया था वहाँ पर कि बहुत ज़्यादा सिंचाई करिएगा तो उतने ज़्यादा लवण भी खेत में छूटते हैं। अत्यधिक सिंचाई करने से, लिखो, भूमि की ऊपरी परतों में अधिक मात्रा में लवणों का जमा हो जाता है। अधिक मात्रा में किसका जमा होता है? लवणों का जमा हो जाता है, जिससे धीरे धीरे भूमि ऊसर होना आरंभ हो जाती है। यह ऊसर हो जाती है, छोटा कर दो, जिससे धीरे धीरे भूमि ऊसर हो जाती है, भूमि ऊसर हो जाती है। आगे लिखो, नहरों के द्वारा असमतल क्षेत्रों में, कोई क्षेत्र बहुत ऊंचा कोई नीचा है, नहरों के द्वारा असमतल क्षेत्रों में सिंचाई कार्य संभव नहीं है। सिंचाई कार्य संभव नहीं है। ये अपने यहाँ पहले खेत में जाते थे तो ये वाली समस्या बहुत देखते थे। तो जो भी लोग मतलब सिंचाई करते थे तो कई बार तसला वगैरह लेके, तसला आप लोग जानते होंगे, एक पात्र होता है, तो वो ऊंचे क्षेत्रों में जहाँ टीले होते थे, पता चला 2-2 घंटे छिड़काव जैसा कर रहे हैं कि पानी वही वहाँ पर भी पहुँच जाए। वो तो एक सामान्य खेत का टीला होता है। आप समझिए कि कुछ खेत तो बहुत ऊंचे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ कुछ खेत आप समझिए कि छत के टाइप के और इससे भी ऊंचे हैं। अब तो जैसे टीले खत्म हो गए, पहले हमारे इधर बहुत टीले हुआ करते थे। ये ईंट भट्टे वाले जो हैं खोद के सब बराबर कर दिया पूरा। और ऐसे क्षेत्रों में लोग मना भी नहीं करते कि भाई खुदाई हो जाए, हमारा खेत बढ़िया समतल हो जाए, वो खुदवा भी लेते हैं। तो ये पॉइंट एक आपने नोट कर लिया कि समतल भूमि अगर नहीं होगी तो फिर इससे सिंचाई नहीं कर सकते हैं। और एक अंतिम पॉइंट आप और नोट करो, लिखो जरा। देखो, नहर का पानी आपको पता है ये बहते हुए आता है, और जब बहते हुए आता है तो कई क्षेत्रों से बहते हुए आता है। कई बार होता है कि एक खेत से होकर दूसरे खेत में पानी जा रहा है, ऐसा भी कई बार होता है। जैसे किसी खेत में नाला नहीं होता है तो आपने देखा होगा सिंचाई के लिए खेतों में अलग से किसान अपनी नालियां बना देता है। आपने देखा होगा कोई भी खेत होता है उसको कई एक भागों में ऐसे तोड़ दिया जाता है, और सिंचाई के लिए स्पेशल उसमें नालियां, मतलब थोड़ी सी चौड़ी रहती हैं, नाला अलग होता है, वो तो इतना होता है, वो मतलब थोड़ा चौड़ा टाइप का, जो भी मतलब हो, तो इस तरीके से बनाए जाते हैं। तो जैसे अगर यहाँ से पानी आ रहा, नहर इधर है और पानी यहाँ से चला, इसके खेत से होते हुए पानी आपके खेत में जाना है, तो इसमें एक समस्या और उत्पन्न हो सकती है। समस्या क्या उत्पन्न होगी? अरे नहीं, इसके खेत में ये समस्या मतलब आप ही के साथ होगी। इसमें एक समस्या क्या होगी कि आप समझिए कि इसके खेत में कुछ हानिकारक वनस्पतियां थी या कुछ हानिकारक प्रकार का कोई रोग इसके खेत में था। अब यहाँ से पानी होता हुआ आपके खेत में पहुँचा तो उन वनस्पतियों के या कोई खतरनाक घास थी, कोई कीटाणु लगा था, कोई कीड़ा था, कुछ भी हो, वो बहता हुआ आपके खेत में आ गया और आपके खेत को भी इसने बड़े पैमाने पर इन्फेक्ट कर दिया। तो ये भी इसमें एक समस्या रहती है। लिखो जरा अगला पॉइंट जो भी हो, लिखो। नहरों के द्वारा सिंचाई से बीमारियों तथा हानिकारक वनस्पतियों, मतलब कई प्रकार की घास वगैरह होती है, बीमारियों तथा हानिकारक वनस्पतियों के संक्रमण लिखिएगा, से संक्रमण का खतरा भी
उत्पन्न हो जाता है, खतरा भी उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण सिस्टम है जिसका प्रयोग भारत में लगभग 3% के आसपास होता है, 2.97%, ये होगा तालाब। अगली हेडिंग आप तालाब लगा। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो तमिलनाडु से एक ही फैक्ट पूछा गया था। लिखो जरा तालाब, तालाब लिखो। भारत में कुल सिंचित भूमि का लगभग 2.97% भाग 2.97% भाग तालाबों से सिंचित है, तालाबों से सिंचित है। आगे भारत में इसका सर्वाधिक प्रयोग प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में किया जाता है, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में किया जाता है, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्रों में किया जाता है। क्योंकि लिखो यहाँ पर प्राकृतिक रूप से कई तालाब निर्मित हो गए हैं। तालाब बहुत ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, कई तालाब निर्मित हो गए। प्रायद्वीपीय पठार की संरचना देखिएगा आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगी, उबड़ खाबड़। तो कई ऐसे स्थान है जहाँ पर ऑटोमेटिक आप समझिए प्रकृति के द्वारा ही तालाबों का निर्माण कर दिया गया है। तो प्राकृतिक रूप से यहाँ पर तालाब एक तो बन गए हैं, दूसरा ये है, लेकिन यही कारण नहीं है। अगला कारण लिखो, इस क्षेत्र की चट्टानी संरचना अत्यधिक कठोर है। इस क्षेत्र की चट्टानी संरचना अत्यधिक कठोर है, जिस कारण यहाँ नहर तथा नलकूपों का विकास संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर तालाब पर इनकी निर्भरता है। आपने क्या लिखा, इस क्षेत्र की चट्टानी संरचना अत्यधिक कठोर है, जिस कारण यहाँ पर नहरों तथा नलकूपों का विकास नहीं किया जा सकता है, नलकूपों का विकास नहीं किया जा सकता है। और तीसरा और अंतिम आप इसमें नोट कर लो, लिखिए जरा, लिखो चट्टानी संरचना कठोर होने के कारण, चट्टानी संरचना यहाँ की कठोर है, इससे एक लाभ और प्राप्त होता है। चट्टानी संरचना कठोर होने के कारण तालाबों में सिल्ट को गाद कहते हैं, गाद, तालाबों में गाद इकट्ठा होने की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। तालाबों के साथ एक सबसे बड़ी समस्या ये होती है, हर सीजन के बाद इनकी सफाई करनी पड़ती है, क्योंकि मिट्टी जो होती है वो कट के वहां पर पहुंचती है। तालाबों में गाद एकत्रित होने की समस्या उत्पन्न नहीं होती है, यानी तालाबों का यहाँ पर रख रखाव भी बहुत सरल है। भाई चट्टानी संरचना बहुत कठोर होती है, तो इसका मतलब अपर्दन कार्य भी कम होता है। तो जब कभी बारिश वगैरह होती है तो जो सिल्ट होता है वो तालाबों में बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो पाता है। इसीलिए मुख्य रूप से यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है, तालाबों का प्रयोग किया जाता है। 3 मुख्य कारण कौन कौन से, प्राकृतिक रूप से तालाब बन भी गए हैं और कहीं कहीं पर बना भी लिए हैं। चट्टानी संरचना कठोर है, इनकी मजबूरी थी नहर और नलकूप नहीं बना पाए, इसलिए निर्भरता तालाबों पर और बन गई, और इनका मेंटेनेंस भी इन्हें बहुत कम लगा, इसीलिए फिर इन्होंने तालाबों को ही इस प्रकार से अपना लिया। लिखो जरा एक फैक्ट और लिखो, इसका सर्वाधिक प्रयोग भारत में इसका सर्वाधिक प्रयोग तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत किया जाता है। नहर और नलकूप इन दोनों का ही सर्वाधिक प्रयोग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत किया जाता है। उत्तर प्रदेश इनके प्रयोग में नंबर 1, तमिलनाडु ये तालाबों के प्रयोग में नंबर 1 अपने यहाँ। अब लिखो लाभ, बस इतना ही आप कंप्लीट कर लो। लाभ बस 2-3 पॉइंट और। लाभ आपको वो पता ही है कौन कौन से हैं, लिखो जरा, लिखो। अन्य संसाधनों के विकास की तुलना में, जो अन्य संसाधन हम लोग देख रहे हैं, अन्य संसाधनों के विकास की तुलना में
इनका निर्माण तथा रख रखाव कम है। तालाब बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है और मेंटेनेंस भी कम रहता है। इनका निर्माण तथा रख रखाव कम है। हेलो जी सर। हाँ ठीक 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 ठीक। क्या लिखा था आपने कि इनका एक तो मतलब निर्माण जो है वो सरल है, जो अन्य साधन है जैसे नहर आप देखिएगा तो काफ़ी फिर मतलब उसमें जटिलता रहेगी, और दूसरा इनका मेंटेनेंस भी बहुत कम होता है। अगला लाभ इनका नोट करो जरा, लिखिए, लिखो। इसमें सिंचाई के साथ साथ एक्वा कल्चर, एक तो सिंचाई तो आप कर ही लीजिएगा और प्लस यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर का मतलब क्या है, जल कृषि। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल अपने क्षेत्र में चल भी रहा है, क्या है, मत्स्य पालन। आपने क्या लिखा था, इसके माध्यम से सिंचाई के साथ साथ जल कृषि भी की जा सकती है। ऐसे करके जो भी सेंटेंस चल रहा हो वो पूरा करो। साथ साथ जल कृषि भी की जा सकती है। सिंचाई तो आपका मतलब वो वाला पर्पस पूरा हो गया, और अन्य लाभ भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मछली भी उसमें आप पाल सकते हैं, ये काम भी कर सकते हैं। लिखो जरा समस्याएं। अगला लिखो जरा, हाँ समस्याएं लिखो। भारत में अब और है क्या, आप लोग टॉपिक ही ऐसे चूज करते हो मेरे लिए, जो सबसे इन टॉपिक्स का नेचर ऐसा है कि पॉइंट्स को समझते हुए नोट करना जरूरी है। टेक्निकल चीज़ों में एक आराम ये रहती है कि हर एक चीज़ इफेक्ट और कॉज के साथ लिंक कर जाती है। मतलब उसमें क्या है कि एक चीज़ पढ़ी तो अगला डायरेक्शन उसके साथ ही आपको मिलता चला जाएगा। इसमें क्या है कि पॉइंट्स को आपको अच्छे से देखना है और वो जानना जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक जड़ उठाई तो फिर वो पता चल गया कि हाँ आगे की सारी डायरेक्शन मिल जाएगी। सब पॉइंट्स जानने जरूरी है। समस्याओं में पहला आपने क्या लिखा था, अच्छा लिखो जरा। देखो भारत में मुख्यतः मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अतः वर्षा एक निश्चित समय, वर्षा जो होती है वह एक निश्चित काल अवधि, ऐसे लिखो, समय रहने दो, मतलब वो आपको निश्चित वो ड्यूरेशन पूरा लिखना, निश्चित काल अवधि तक ही प्राप्त होती है। वो जो भी मतलब 2-3 महीना, हालांकि आज तो मतलब 2-3 महीना भी बोलना गलत है, अगस्त में भी वर्षा नहीं होती है। निश्चित काल अवधि तक ही प्राप्त होती है। आगे लिखो, इसका मतलब तालाबों में जो जल आपको देखने को मिलेगा वो हर समय जरूरी नहीं कि उसी मात्रा में जल देखने को मिले। भाई ये तो समस्या रहती है। जैसे नदियों और नहरों में अभी हम लोगों ने क्या देखा था, उसमें ये समस्या नहीं रहती है। वो तो नदी जो होगी किसी न किसी ग्लेशियर से निकल के आएगी, और ग्लेशियर का अस्तित्व पूरे वर्ष भर बना रहता है, वो वर्षा पर थोड़ी ना डिपेंड करते हैं। तो वहाँ से तो नदी निकलती रहेगी और नदी से नहर निकलती रहेगी। तो नहरों में आपने पहला लाभ क्या लिखा था कि इसके माध्यम से बहनीय दरों पर और वर्ष भर आपको लाभ प्राप्त होता रहेगा। लेकिन तालाबों के साथ ऐसा जरूरी नहीं होता है। कहने का मतलब पूरे वर्ष यहाँ से सिंचाई की सुविधा आपको उपलब्ध नहीं हो पाएगी। अपने इधर आपने तालाब देखा होगा, मतलब ये है कि ये वर्षा पर निर्भर करते हैं, वर्षा पर ही निर्भर करते हैं। मैं वही एग्जांपल अपने गांव का ही दे रहा था। तो तालाब इसलिए होते हैं ताकि वहाँ पर जल मिले। अब क्या होता है, मैंने कुछ बोला था और काफ़ी महत्वपूर्ण बोला आपने। चलिए, तो मैं अपने गाँव का एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे यहाँ पे जो तालाब है, उस तालाब की हालत ये कि आसपास ट्यूबवेल लगा के उसको भरना होता है, तब उसमें मछली का पालन किया जाता है। आप समझ रहे हैं, मतलब उसमें खुद का पानी होना चाहिए था, लेकिन वो खुद का पानी नहीं, 4-5 ट्यूबवेल लगे होंगे, वो उसको भर रहे होंगे लगातार। फायदा ये है कि वहाँ पानी ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं करती। हाँ, बस ये है बिल्कुल। क्या लिखा था, कुछ लिखा कि नहीं? प्राप्त होती है। आगे लिखो, जिस कारण तालाबों का प्रयोग कर वर्ष भर
सिंचाई कार्य नहीं किया जा सकता है। गर्मियों के टाइम में सूखना स्टार्ट हो जाएगा। वर्ष भर सिंचाई कार्य सर जिस कारण तालाबों का प्रयोग कर वर्ष भर सिंचाई कार्य नहीं किया जा सकता है। सिंचाई कार्य नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट वही है जो कई जगह आप लिख चुके हो। लिखो, इनके प्रयोग से सीमित क्षेत्रों तक ही सिंचाई कार्य संभव है। और ये भी कि हर जगह बनाया भी नहीं जा सकता, हर खेत में तालाब, ये भी तो सही नहीं है। खेती तालाब से छोटे होते हैं, तो तालाब खोद डाला और खेत खत्म हो गया, ये भी समस्या है। आपने ये लिखा होगा कि इनके माध्यम से सिंचाई कार्य सीमित क्षेत्रों तक ही संभव है, मतलब बहुत दूर तक इनके माध्यम से आप सिंचाई नहीं कर सकते हो, जैसे कि नहरों के साथ रहता है। और आगे लिखो, अवसादों के निक्षेपण से, जो अभी बताया था ना कि वो सिल्ट, देखो तालाबों की एक समस्या क्या रहती है, इसमें गाद जमा हो जाता है। वो अलग की बात है कि दक्षिण भारत में गाद कम जमा होता है, वो मतलब एक अलग का मैटर है, लेकिन गाद तो इनकी एक बड़ी समस्या रहती ही है। क्या लिखा था? अवसादों के निक्षेपण से, लिखो, तालाब की प्रभावी गहराई में कमी आने से जल धारण की क्षमता घटती है। हाँ, जल धारण की क्षमता घटती है। आगे लिखो, जिससे इनका रख रखाव करना अनिवार्य हो जाता है। रख रखाव करना क्या होता है? अनिवार्य हो जाता है। कुछ अन्य पद्धतियां हैं, उन्हें भी आप देख लीजिए। अभी आपके सर नहीं आए हैं, उनका भी फोन आया था, तो थोड़ा सा लेट आएंगे, तो तब तक 10 मिनट हम लोग और चीज़ देख लेते हैं। अगली आपको हेडिंग कौन सी इसमें लगानी है? जो ड्रिप वाला, इसका हिंदी में आपने क्या बताया था वो लिख देता हूँ, टपक। लिखो, टपक सिंचाई की पद्धति। रजिस्टर भर गया तो आराम से बैठो, चिल करो। और क्या ड्रिप पद्धति, हाँ नहीं, नोट तो जरूर करना है, मैं बता तो दूंगा, जहाँ जहाँ डायग्राम है वो तो मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो, एक चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी कि जल जो है वो एक संसाधन है, जिसका कई जगह सिंचाई में हम लोग सीधा प्रयोग करते हैं और कई जगह उसे परिवर्धित भी करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ संशोधन भी करते हैं। और उसी संशोधन पर आधारित एक सिस्टम आपके सामने लगा हुआ है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, मतलब टपक सिंचाई पद्धति करके ऐसे बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या रहेगा? रिजर्वायर का मतलब आपको पता है, एक प्रकार का जो तालाब होता है। तालाब का मतलब समझिए, यहाँ पर एक स्टोरेज टैंक टाइप का है, उसे आप ले लीजिएगा, मतलब कहीं पर आपको पानी चाहिए, इसके लिए टैंक इस प्रकार का अपना खुद का होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये होती है कि जल जो होगा वो साफ होना चाहिए। अगर साफ नहीं होगा तो अलग से आपको फिल्टर करना जरूरी है। क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही, मतलब छोटे छोटे नोजल से निकलता है एक बूंद टपक के, वो तो उसमें एक कण भी अगर फंस गया तो वो सिस्टम ही पूरा बेकार हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास इसमें क्या होना चाहिए? एक अपना तालाब होना चाहिए। तालाब के साथ साथ एक इसमें फिल्ट्रेशन सिस्टम भी होता है, और इसमें एक सशक्त मोटर लगा के इसको पंप किया जाता है बहुत ही वेग के साथ, मतलब इसमें क्या है, प्रेशर के साथ इसे आगे की तरफ रिलीज किया जाता है। इसमें एक समस्या ये रहती है, मतलब पहले तो लाभ देख लो। लाभ सबसे बड़ा ये होता है कि इसमें पानी की बिल्कुल भी खपत नहीं होती है, बिल्कुल टारगेटेड टाइप का आप पानी इसमें दे सकते हो। टारगेटेड का मतलब क्या है? जो वृक्ष की जड़ होगी ठीक उसके पास ही आप पानी को गिरा सकते हो, ये सबसे बड़ा इसका लाभ होता है। लेकिन ऐसा आप किसके साथ कर पाइएगा? जिस खेत में आपको पेड़ दूर दूर मिले। ऐसा नहीं कि गेहूं की कृषि में इस प्रकार का आपने कर दिया, तब तो उसमें नोजल जो होगा वो इतनी दूरी पर होगा, और इतनी लगाने में ही कॉस्टिंग आ जाएगी। पहली बात तो यूज कोई व्यवहारिक होगा नहीं, और लगाने में इतनी कॉस्टिंग होगी, पता चला 50 साल तक वही आपका नहीं रिकवर हो रहा है, तो इतने में तो किसान जो होगा वो पूरा शहीद ही हो जाएगा। तो जो बड़ी मतलब अधिक दूरी पर लगने वाली फसलें होगी, इसका प्रयोग हम लोग केवल वहीं पर कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी फसल में इसका प्रयोग किया जाता है जहां पर नियमित रूप से सिंचाई की आवश्यकता होती है।
नियमित रूप से सिंचाई का मतलब लगातार उसमें नमी बनी रहनी चाहिए, तो वहां पर हम लोग इसका मुख्य रूप से प्रयोग करते हैं। इसमें शायद वो लगा लोबिया का पेड़ है, लोबिया, हाँ। जैसे ये देखो यहाँ पर खेत में पेड़ जो है वो काफी दूर दूर लगे हुए हैं। अब इसमें देखो, अब देखो एक रो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब देखो जो भी मतलब हो, मुझे पेड़ का आइडिया नहीं है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, अरे शांत रहो भाई, किसी का भी हो उससे क्या फर्क पड़ता है। पहले आप देखिए कितना टारगेटेड तरीके से यहाँ पर सिंचाई की गई है। यहाँ पर पेड़ है, यहाँ पर पेड़ है और यहाँ पर पेड़ है। इनके बीच की जगह भी आप देखिए गीली नहीं हो पाई है। जहाँ पर जल की आवश्यकता है केवल उतने को ही गीला किया गया है। इतना बढ़िया तरीके से यहाँ पर ये मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर इस प्रकार की फसल में आपको इसका प्रयोग करना, जैसे यहाँ पर ये एक फसल दी गई है, क्या इसमें इस प्रकार का सिस्टम आप लगा सकते हो? आप लगा ही नहीं पाइएगा। और लगा दीजिएगा, निराई गुड़ाई जुताई सब तुरंत ही बंद हो जाएगा। मतलब इतनी दूर दूर पर वहाँ पर लगा हुआ है, और फिर उसमें अगर बिल्कुल पास पास लगाइएगा तब तो फिर कटाई तक नहीं उसकी कर पाइएगा, इतना ज़्यादा। लेकिन इस प्रकार की फसलों में इसका प्रयोग मुख्य रूप से हम लोग कर सकते हैं। एक दो सिस्टम और देख लो फिर इकट्ठे इनके बारे में। एक सिस्टम यहाँ पर कौन सा था? स्प्रिंकलर। इसे हम लोगों ने अभी क्या लिखा था? फुहार वाला। यही सीजन में लगवा दो, नहाएंगे इस टाइप का तो यहाँ पर मैंने देखा था, चल रहा था अभी वो काम चल रहा है। स्प्रिंकलर बिल्कुल सही। स्प्रिंकलर सिस्टम के अंतर्गत क्या होता है? देखो एक चीज और बता दूं कि ये ऐसे सिस्टम है, इनका भारत में प्रयोग बिल्कुल नाम मात्र का होता है। वो मतलब बागवानी क्षेत्रों में होता है और सरकारी प्रोजेक्ट वगैरह देखिएगा वहां पर इनका प्रयोग, मतलब सामान्य जो किसान होता है वो इनको नहीं लगाता है। मैंने बताया कि इनमें सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, इनकी इनिशियल कॉस्ट ही इतनी ज्यादा होती है कि किसान वो लगा ही नहीं पाएगा। दूसरा, जैसे ये ऐसे सिस्टम है जिनका डेवलपमेंट भी भारत में नहीं हुआ है। जैसे ये वाला सिस्टम और इससे पहले वाला सिस्टम, ये दोनों सिस्टम भारत के मूलता नहीं है। कोई बताएगा इनका विकास कौन से देश में हुआ था? इजराइल में हुआ था। बिल्कुल सही बताया। ये मतलब इजरायली दोनों सिस्टम है, मतलब ये बहुत ही लेटेस्ट टाइप की टेक्नोलॉजी है। आप कहेगा इसमें लेटेस्ट क्या है? लेटेस्ट अभी मैं आपको बता दूंगा, इनको लेटेस्ट वर्तमान में बना दिया गया है। और एक तीसरा इससे मिलता जुलता सिस्टम कौन सा होता है वो इसमें नहीं दिया गया है। एक तीसरा सिस्टम मैंने आपको कौन सा बताया था, बताइए। एक तीसरा सिस्टम होता है, इसे रेन गन कहते हैं। देखो अगर खेत का साइज बहुत बड़ा होता है, जैसे आप समझें कि खेत बहुत बड़ा है तो शांत रहो, उसमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस प्रकार से स्प्रिंकलर आप लगा सकते हो। पूरे खेत में आप देखिएगा ये घूम घूम के आराम से पानी को पहुंचा देंगे। लेकिन अगर खेत का साइज बहुत छोटा है, बहुत बड़ा खेत नहीं है, समझिए छोटा खेत है, तो इसके बीचों बीच में इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर लगाया जाता है, बिल्कुल ट्राइपॉड टाइप का होता है। और उसके ऊपर एक बड़ी सी दूरबीन टाइप की होती है जिसे हम लोग गन बोलते हैं, वाटर गन आप बोल सकते हैं। और एक ही जगह पर लगा के किसान जो का पहले इधर स्प्रे कर देगा, फिर इधर फेंक देगा, फिर इधर फेंक देगा, और इससे हर एक क्षेत्र में यहाँ पर सिंचाई का कार्य संपन्न हो जाता है। अच्छा, इजराइल से एक चीज आपको और याद रखना है, ये सिंचाई की पद्धतियां एक मामले में और बढ़िया है। जैसे एक तो सिंचाई होता है और सिंचाई के बाद किसानों को अपने खेतों में उर्वरक भी देना होता है। भाई देते हैं कि नहीं देते हैं? इस प्रकार की जब आप सिंचाई पद्धतियों का विकास करिए तो साथ ही साथ जो टैंक रहता है, इस टैंक में ही जो भी उर्वरक खेत में पहुंचाने उन्हें भी आप मिक्स कर दीजिए। अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा तो सिंचाई के साथ साथ उर्वरक भी खेतों में पहुंच जाते हैं। और इस सिस्टम का विकास भी इजराइल के द्वारा किया गया है। और इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसे क्या कहा जाता है बताइए? इसे फर्टिगेशन कहा जाता है। फर्टिलाइजेशन प्लस इरिगेशन एक ही साथ दे दिया जाता है। तो एक ही साथ मतलब यहाँ पर दो दो काम हो जाते हैं। तो ये सिंचाई पद्धतियाँ इजराइल की हैं और फर्टिगेशन सिस्टम भी कहाँ का होगा? ये इजराइल का ही सिस्टम हो जाएगा। बिल्कुल सही आपने बताया। मॉडर्न तकनीक इसमें ऐड ये की गई है ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत। आप देखिएगा ये मतलब यहाँ पर एक सिस्टम क्या है कि इसे पूरी तरीके से ऑटोमेटेड बना दिया गया है ऐप के माध्यम से। यहाँ का किसान है वो अपनी मतलब ये तो कंपनी प्रोग्रामिंग कर देती है, उसमें किसान अपना बढ़िया टाइम वाइम सेट कर देगा कि जैसे ही शाम को 5 बजे तो हमारा ड्रोन जो है वो निकल पड़े और उसकी मॉनिटरिंग ऐसे हम कर लेंगे। वहाँ पे टाइम वाइम अपना सेट करेगा। मॉनिटरिंग के लिए केवल ये अपना देखेगा, ये जो यहाँ पर टैब है मॉनिटरिंग का मतलब सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसे करना कुछ भी नहीं होगा। वो पहले से ही उसमें प्रोग्रामिंग रहती है और ड्रोन जा जाके पूरे खेत में ये छिड़काव वगैरह जो भी करना होगा वो करके चलाता है। भारत का किसान तो मतलब ये शादी बारात में देख के ही खुश हो जाता है अपने यहाँ तो बचाने मुश्किल। अब 2-3 चीजें थोड़ा थोड़ा नोट कर लो, इनकी लाभ हानियां आप नोट कर लो। लिखो जरा टपक सिंचाई पद्धति। टपक सिंचाई पद्धति लिखो जरा।
लिखो, इस पद्धति का आविष्कारक देश, इस पद्धति का आविष्कारक देश कौन होगा? इजराइल है। आविष्कारक देश इजराइल है। आगे लिखो, इसे मुख्यतः ऐसे क्षेत्रों में प्रयुक्त किया जाता है जहां पर बागवानी फसलों के साथ साथ लिखो, जल का अभाव रहता है। दिखाने के लिए कंपनी वाग में भी लगा हुआ है। आप कहेगा वहाँ पानी की कमी नहीं, लेकिन सरकार दिखाना भी चाहती है पब्लिक को कि देखो हमारा सिस्टम इस प्रकार का लगा हुआ है। लिखो लाभ, तो 2-3 पॉइंट इसमें नोट कर लो। लाभ लिखो जरा, लिखो, पौधों को नियमित रूप से जल प्राप्त होता है। एक एक बूंद करके गिर रहा है तो कोई हानिकारक भी नहीं है। नियमित रूप से जल प्राप्त होता है और जल की बचत भी होती है। इसमें कोई खतरा नहीं कि पड़ोसी का खेत भी भर जाएगा। नोट कर लिया? अगला लिखो जरा, लिखो, खरपतवार की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। खरपतवार, और एक पॉइंट इसी में और जोड़ दो, लिखो, खरपतवार तथा मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। खरपतवार तथा मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न नहीं होती है। आगे लिखो, असमतल जमीन में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। कितनी भी ऊंचाई पर हो, आपको केवल पाइप वहां तक पहुंचाना है और उसकी जड़ के पास एक नोजल फिट कर देना है। असमतल भूमि पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। असमतल भूमि पर भी इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। असमतल भूमि पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। आगे लिखो, उर्वरकों तथा रासायनिक पदार्थों, कोई भी हो सकता है, को सिंचाई के माध्यम से फसल तक पहुंचाया जा सकता है। और नीचे एक नोट लगा के आप लिख लीजिए, यहां पर नोट लगा के नीचे एक लिखो फर्टिगेशन, FERTI, ये R बना हुआ है, फर्टिगेशन। नोट लगा के नीचे लिखो फर्टिगेशन, ब्रैकेट में लिखो सिंचाई प्लस उर्वरक। सिंचाई के साथ ही उर्वरक दे देना, सिंचाई प्लस उर्वरक, और ब्रैकेट बंद कर दो। लिखो जरा, फर्टिगेशन लिखा था और आगे क्या लिखा ब्रैकेट में? सिंचाई प्लस उर्वरक, ब्रैकेट बंद कर दो। लिखो, पद्धति का आरंभ इजराइल के द्वारा ही किया गया है। इजराइल, तो ये टपक वाली पद्धति और दूसरा फर्टिगेशन सिस्टम, ये दोनों ही इजराइल के द्वारा दिए गए हैं। नोट कर लिया कि इजराइल में इसका जन्म हुआ है, इजराइल ने डेवलप किया है, इजराइल ने विकसित किया। ठीक है, जो भी मतलब हो वो अपने लिख लिया करो। अगला लिखो जरा, लिखो, इससे मानवीय श्रम में कमी आती है। लेबर को फावड़ा लेके खेत में घूमने की जरूरत नहीं है। मानवीय श्रम में कमी आती है। एक बार इंस्टॉल कर दीजिए, वर्षों वर्ष तक आपका ये काम करता रहेगा। मगर उसका एक अलग एक स्वैग होता है फावड़ा लेके। अरे उसी से तो मतलब फीलिंग आती है मैं कि अपने खेत में लहलाती हुई फसल को देख रहे हो, और फिर मतलब अच्छा लगता है कि पड़ोसी की मतलब नहीं बढ़िया और हमारी एकदम से मजेदार खड़ी है। लिखो यार, सीमाएं हो गया तो फिर फसल ही सूख जाएगी। हाँ, वो सीमाओं में लिखो, सीमाएं लिखो। इसकी आरंभिक स्थापना लागत बहुत अधिक होती है।
आरंभिक स्थापना की लागत ही बहुत अधिक होती है। यहाँ तो अपने बाथरूम में जो फिटिंग होती है उसमें 10-5 फीट पाइप पड़ता है, उतने में ही हालत ख़राब हो जाती है। और प्लम्बर इतना बिल बना देता है, कहते 50,000 रुपये बने, और पूरे खेत में ऐसी फिटिंग करवानी पड़े तब तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। हाँ, अगला लिखो जाएगा। अगला लिखिए, क्या लिखा था आपने पहला पॉइंट? आरंभिक लागत बहुत अधिक होती है। तो हाँ, समस्या है। क्यों आपको ये समस्या नहीं लग रही? अगला लिखो जरा, लिखो लिखो लिखो। इस पद्धति का रख रखाव लोहे की पाइप होती है, 12 मासी आप पढ़ो, समझो कि मतलब खेत में पड़ी हुई है, दो पारे बढ़ जाएगी, जो भी हो, मतलब क्षरण तो उसमें होने ही होना है जब तक जल और ऑक्सीजन ये मौजूद है। क्या लिखा था आपने? हाँ, रख रखाव लिखो, अत्यधिक कठिन होता है। रख रखाव अत्यधिक कठिन होता है, रख रखाव अत्यधिक कठिन होता है। राइफल लेके उसको बचाना पड़ेगा, और नहीं तो पाइप खुल जाए, पता चला तार लोग खोल ले जाते हैं, सही होता है। अगली हेडिंग है स्प्रिंकलर पद्धति। स्प्रिंकलर फुहार सिंचाई की पद्धति, ऐसे करके लिख लीजिएगा, स्प्रिंकलर पद्धति। आगे लिखो जरा, लिखो इसके अंतर्गत खेत में जगह जगह पर, मतलब कई जगह पर, इसका मतलब जगह जगह पर रोटेटिंग नोजल्स जो होते हैं, लिखो घूमने वाले नोजल को नोजली लिखिएगा, हिंदी में कुछ अलग मिल जाएगा। देखो घूमने वाले नोजल लगाए जाते हैं। हाँ, नोजल की विशेषता ये होती है कि ये फिक्स नहीं, आपको दिख रहा होगा कि एक लेफ्ट की तरफ जा रहा है, एक राइट, ऐसा नहीं, ये मतलब घूम भी सकते हैं। यहाँ पर घूमने का मतलब इस तरीके से हिलते रहते हैं, ये रोटेट करते हैं। सीएसएन में भी आपने शायद देखा तो यहाँ पर वो ऐसे करेगा, मतलब हाँ, क्या लिखा था, मतलब रोटेटिंग नोजल टाइप के इंस्टॉल किए जाते हैं। आगे लिखो जिनसे बड़े बेग से फुहार के रूप में जल खेतों को प्राप्त होता है। लिखो लाभ में पहला वही लिखो, जल की बचत। अब संक्षेप में लिखो, लाभ में जल की बचत, इसमें भी जल की बचत होगी जैसे टपक वाले में हुई थी। अगला एक शब्द और नोट करो, फर्टिगेशन, मतलब यहाँ पर भी सेम सिस्टम आप कर सकते हो कि भाई उर्वरक वगैरह भी उसमें मिक्स कर दिया तो सिंचाई के साथ साथ खाद भी वहाँ पर पहुँच जाएगी। ये भी पहले क्या लिखा था कि मतलब वो कॉस्टिंग कम, मतलब जल की बचत हो जाएगी, और दूसरा क्या, फर्टिगेशन, उर्वरक। अगला लिखो जरा, लिखो अत्यधिक पाले के दौरान, जब बहुत पाला पड़ता है तो उस समय नहीं कहा जाता कि कोहरा पड़ेगा तो मतलब पाले से वो बच जाएगी फसल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो टेम्परेचर को बैलेंस कर देता है। अब अगर बहुत ज़्यादा पाला पड़ रहा है, आप चाहते हो कि आपकी फसल पाले की मार से बच जाए, तो स्प्रिंकलर सिस्टम को स्टार्ट करके टेम्परेचर को आप बैलेंस कर सकते हो। क्या लिखा था आपने? अत्यधिक पाले के दौरान इसके प्रयोग से, मतलब स्प्रिंकलर के प्रयोग से, इसके प्रयोग से तापमान में बढ़ोतरी की जा सकती है। कुछ तापमान बढ़ जाएगा, तापमान में बढ़ोतरी करके फसलों को संरक्षित किया जा सकता है। अब समस्याएं फटाफट नोट कर लो 2-3 पॉइंट में। लिखो अत्यधिक तेज, बहुत तेज, मतलब हाँ तेज हवा
वाले क्षेत्रों जैसे इसमें ये कि आप समझिए कि इधर से बहुत तेज हवा आना शुरू हो जाए, इधर से बहुत तेज हवा आ जाए, तो इस खेत में जो जल का वितरण होगा वो आपको आसमान देखने को मिलेगा। यहाँ पर सिंचाई बहुत ही कम मिलेगी और इधर वाले क्षेत्र में देखिएगा जल आपको भरा हुआ देखने को मिलेगा। जल का आसमान वितरण हो सकता है इससे, अगर आप इस सिस्टम को स्टार्ट कर देते हैं तुरंत ही आप समझिए हवा तेजी से चल रही है। या ऐसे क्षेत्रों में इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं हम लोग कर सकते हैं जहाँ पर वर्ष भर तेज हवा चलती रहती है, क्योंकि भाई इसमें तो बहुत महीन महीन छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं और वो हवा से उड़ के फिर दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। ये भी समस्या हो सकती है। हाँ, ये भी समस्या हो सकती है। क्या लिखा था सेंटेंस बता? अत्यधिक तेज हवा वाले क्षेत्रों में लिखो, इससे सिंचाई के दौरान जल का आसमान वितरण हो सकता है। एक तो ये हो गया। दूसरा लिखो, अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में, अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा है, अगर ऐसा कोई क्षेत्र होगा तो वहाँ पर समस्या क्या होगी? आपको पता है कि वहाँ पर वायुमंडल में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, और अत्यधिक टेम्परेचर का मतलब वहाँ पर वाष्पीकरण की दर बहुत ही तीव्र होगी। अब ये छोटी छोटी बूंदें जैसे वायुमंडल में जाएंगी तुरंत ही वाष्पीकृत हो जाएगी, और फसल नीचे ताक रही कि वो बूंद कब गिरेगा, और बूंद ऊपर गिरेगा ही नहीं। ये भी इसमें एक समस्या हो जाती है। तो क्या लिखा था? अत्यधिक तापमान वाले क्षेत्रों में लिखो, वाष्पीकरण की दर अत्यधिक तीव्र होने के कारण, हाँ वो सब सिस्टम है, लेकिन आप तो दोष खोज रहे हैं ना। वाष्पीकरण अत्यधिक तीव्र होने के कारण, आगे लिखो, जल का वाष्पीकरण तेजी से होता है। जल का वाष्पीकरण जो होगा वो तेजी से होता है। आगे लिखो, इसका रख रखाव बहुत खर्चीला होता है। रख रखाव इसका जो होगा ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा? खर्चीला हो जाएगा। तो ये इसकी एक समस्या है। और रेन गन आप समझिए कि यही आपके सामने है, छोटे खेत में लेकिन नोजल बड़ा होगा और वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर से निकल रहा होगा, और उसे चाहिएगा तो आप देख भी सकते हैं जैसे। तो ये आपका टॉपिक जो है ये एक तरीके से यहाँ पर कंप्लीट होता है, और इसमें जो है हो जाएगा। ओपीएस पे हो जाएगा, इस पे नहीं। ओपीएस कहाँ है? अरे ओपीएस है क्यों नहीं? ओपीएस तो पीछे लगा हुआ है। देखो, एक आप लोग थोड़ा एक चीज़ पर ध्यान दीजिए, मेरी यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी में एक भी क्लास नहीं हो पाई है, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट भी है कि कम से कम एक क्लास तो आप लोग लगवा ही सकते हैं। मतलब जो टॉपिक कोई भी मतलब हो, फिजिकल ज्योग्राफी मतलब जो वर्ल्ड वाला सेक्शन है, वरना ये मेरे साथ बिल्कुल भी सोशल जस्टिस नहीं होगा। जो मतलब ऐसे टॉपिक थे जो सबने अस्वीकार कर दिए वो सब मुझे दे दिए गए। और ये चीज़
आज सुबह भी मैंने कुलदीप सर से बोला था, वो कह रहे थे कि अगली बार में जो है वो देखेंगे। नहीं लेकिन उसमें एक समस्या मेरे साथ क्या हुई, जैसे यहाँ पे अब स्टूडेंट इस चीज़ को नहीं समझता है। एक टीचर ऐसा टॉपिक जो मतलब फिजिकल वाला जो हाईली कॉन्सेप्चुअल है उसे पढ़ा रहा है, उसमें इंटरेस्ट बहुत सीधी सी बात है ज़्यादा आएगा। ये जो है इसमें कुछ साइंटिफिक है नहीं, ये जियोग्राफी का ह्यूमैनिटी का पार्ट। अच्छा ये मतलब क्या है, जब बंद कर दें इसे, बंद कर दें।